रखता है जो हौसला आसमान छूने का, परवाह नहीं होती उसको गिर जाने का। दोस्तों, दुनिया में हर चीज ठोकर खाने के बाद टूट जाया करती है, यहां तक कि दिल भी। लेकिन दोस्तों, सफलता एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने के बाद ही प्राप्त होती है। तो आइए मेरे मंजिल के मुसाफिरों, हम अपने कामयाबी की ओर, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमने 10 मार्च वाली क्लास लिया है ना, उस क्लास को भी शिद्दत से आप देखिएगा। इतना कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंचाया गया है कि आपका दोस्तों जो दिल है ना, वो कूल हो जाएगा। देखिए, जो कंटेंट की जिम्मेदारी है दोस्तों, वो मेरी जिम्मेदारी है और कंटेंट की मैं आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सब दोस्तों आप तक पहुंचने वाला है। इसका दोस्तों, इसका जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दीजिए आप। जो पहला आज का हमारा क्वेश्चन बनता है 86 नंबर का, जैसा कि आपको पता है ना कि दोस्तों, हम 19 मार्च 2021 शिफ्ट सेकेंड के पेपर को दोस्तों हम बिल्कुल कंटेंट के साथ इसको सॉल्व करा रहे हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन बनता है पहला, वो है 86 नंबर का। हाउस होल्ड यानी कि घर में किस किस्म के सर्किट वियोजकों को महत्वता दिया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं ना, ये सब सर्किट ब्रेकर ही हैं। लेकिन दोस्तों, कोई लीकेज करंट की स्थिति में, कोई दोस्तों ओवरलोडिंग के, कोई ओवर करंट की स्थिति में सर्किट को ब्रेक करते हैं। तो जो इसका आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर है। इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी, यानी कि एमसीबी। इसका पूरा नाम दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका क्या नाम है? पूरा नाम है। ये प्यारा सा एक फुल फॉर्म है, ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों काम आ सकता है, नोट करिएगा। जो एमसीबी है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? तो वो सबसे बड़ी कमी है दोस्तों रिपेयरिंग का। किसकी कमी है सबसे बड़ी? रिपेयरिंग का। इसमें दोस्तों रिपेयरिंग वाला कोई ऐसा पार्ट होता ही नहीं है, हम इसको रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए, अलग अलग किस्म के एमसीबी भी पाए जाते हैं। देखिएगा, वेराइटी नंबर फर्स्ट जिसको हम कहते हैं बी टाइप की एमसीबी, इसको दोस्तों हम केवल रेजिस्टिव लोड के लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए दोस्तों? रेजिस्टिव लोड के लिए इसको हम केवल काम में ले सकते हैं। जैसे दोस्तों, अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं ना, जैसे हो गया आपका हीटर, है ना, हीटर हो गया, बल्ब हो गया, इसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो किस एमसीबी से कंट्रोल करेंगे? वेराइटी नंबर बी से। इसके बाद देखिएगा, जो आपको दोस्तों वेराइटी नंबर सी आता है, इसमें इसको हम केवल इंडस्ट्रियल लोड के लिए, किसके लिए? इंडस्ट्रियल लोड के लिए इसको हम काम में ले सकते हैं, केवल और केवल इंडस्ट्रियल लोड के लिए। फिर आता है दोस्तों वेराइटी नंबर तीसरा, यानी कि टाइप टी प्रकार का जो एमसीबी है, इसको हम कहाँ काम में लेते हैं? तो सुनना, इस जो आपकी दोस्तों एक्सरे मशीन होती है, कौन सी मशीन? एक्सरे मशीन होती है ना, एक्सरे मशीन हो गया, कि फिर दोस्तों ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो गया, है ना, एक्सरे मशीन हो गई, ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो गया। इसके अलावा दोस्तों वेल्डिंग मशीन, कौन सी? वेल्डिंग मशीन। तो ये कुल मिलाकर के 3-4 मशीन है। इनको दोस्तों हम कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं? तो डी टाइप की एमसीबी के द्वारा। इसी के साथ में एक और लिखिएगा, जो आपको दोस्तों के प्रकार का एमसीबी है। ये किस प्रकार का एमसीबी है, इसका यूज आप कहां पर करते हैं? तो इसका दोस्तों कॉमर्शियल लाइन में, है ना, कहां पर? कॉमर्शियल हो गया, या फिर दोस्तों इंडस्ट्रियल हो गया। कहां पर? कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल, इन दोनों में हम किसका प्रयोग करते हैं? के प्रकार के एमसीबी का। और एक और एमसीबी है, उसका नाम लिखेगा वेराइटी नंबर चौथा है दोस्तों, शायद तक 5वां है ना, जेड प्रकार का। इसका आप कहां पर प्रयोग करते हैं? देखिए, यूज तो हम दोस्तों इंडस्ट्रियल पर ही करते हैं। कहां पर? इंडस्ट्रियल में ही। लेकिन इंडस्ट्रियल में कहां पर करते हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो जो बहुत अधिक सेंसिटिव उपकरण होते हैं, जैसे दोस्तों सेमी कंडक्टर से बना हुआ, किससे? सेमी कंडक्टर से बना हुआ कोई उपकरण है, या फिर दोस्तों कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अगर कंट्रोल करना है दोस्तों, हम जेड प्रकार के एमसीबी का यूज कर लेते हैं। फिर देखिए, ई एमसीबी क्या कह रहा है, ये भी दोस्तों कुछ बता रहा है। ये कह रहा है कि 100 मिली एम्पियर अगर कोई करंट किसी सर्किट से लीकेज होता है, यानी कि इतना कम अमाउंट वाला करंट, तब पर भी दोस्तों आपका ईएलसीबी क्या होता है? ऑन हो जाती है। इसका पूरा नाम क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम है। ये दोस्तों
कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, इनका पूरा नाम VCB और ACB है। इसको दोस्तों हम हाउस होल्ड के लिए यूज नहीं करते, कहाँ करते हैं, इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं और हाई वोल्टेजों के लिए इसको हम काम में लेते हैं। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, इसी प्रकार का कंटेंट प्राप्त करने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और फिर दोस्तों दूसरे विद्यार्थियों तक भी इसको शेयर करते रहें। कंटेंट अगर मजेदार लगे ना दोस्तों तो बस एक लाइक कर देना, बस वही दोस्तों आपसे एक खुराक चाहिए मेरे को, है ना, एक खुराक देना, बाकी दोस्तों सब कुछ मैं आपको देने वाला हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, जो कि सेकेंड क्वेश्चन बनता है आज का। किसी डीसी मशीन में प्रत्येक चालक में चुंबकीय अभिवाह कितने डिग्री पर इसकी गति की दिशा में स्थित होते, कहने क्या मतलब, किसी डीसी मशीन में प्रत्येक चालक चुंबकीय अभिवाह कितने डिग्री पर और इसकी गति की दिशा में स्थित होते हैं। कहने का क्या मतलब है, इसका जो आंसर है, पहले आंसर पकड़िएगा, 90 डिग्री है। वो क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपका एक कंडक्टर है ना, इस प्रकार से एक कोई चालक है और इसके दोनों तरफ ना ऐसे पोल है, इधर है N पोल और इधर है आपका S पोल। क्या है इसमें कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, N से S की तरफ दोस्तों क्या करते हैं, गति करते हैं। हम चाहते हैं दोस्तों कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ब्लैक कलर वाली और रेड कलर की जो कॉइल है, इनके बीच में दोस्तों बिल्कुल 90 डिग्री का अंतर बने। उस समय क्या होगा, इसमें जो कटिंग है ना दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स का कंडक्टर के थ्रू वो अधिक होगा और इसमें जो EMF है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो अधिक उत्पन्न होगा। दोस्तों वही कह रहा है, तो 90 डिग्री एंगल पर अधिक EMF उत्पन्न होता है। ये एक रूल है दोस्तों, किसका रूल है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का रूल है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए, पता भी होगा। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस मशीन में बैक EMF कंपोनेंट पाया जाता है। वो आपका आंसर क्या है, डीसी मशीन में। सुनना, जो बैक EMF है दोस्तों, इसका नाम क्या क्या है, अलग अलग नाम है। देखिए इसको दोस्तों हम काउंटर EMF के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, काउंटर EMF के नाम से, बड़ा ही प्यारा नाम है। या फिर दोस्तों इसको हम बैक EMF, ये तो आपको पता ही है बैक EMF, और इसके अलावा इसको हम प्रेरित EMF भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित EMF। और इसी के अलावा देखिएगा उत्पन्न EMF है ना, उत्पन्न EMF। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये एक ही नाम है, ये एक ही नाम है। अगर दोस्तों मैं ये कह दूं कि जो आपका काउंटर EMF है ना, ये किस रूल को फॉलो करता है, तो नोट करना प्यारे दोस्तों एक पॉइंट, ये जो फ्लेमिंग भाई साहब ने राइट हैंड रूल दिया है ना दोस्तों, राइट हैंड नियम, उसी को क्या करता है, ये फॉलो करता है। यानी राइट हैंड रूल के द्वारा हम काउंटर EMF की दिशा को पता कर सकते हैं, दोस्तों आपको पता होगा। फिर देखिए जो आपका बैक EMF है ना, ये दोस्तों डीसी मशीन और डीसी जनरेटर में क्यों जरूरी है, ये आप सुनिएगा। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि जो हमारा बैक EMF है ना, इसका काम क्या होता है दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है ना, आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग में जो करंट प्रवाहित होती है ना, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये दोस्तों आपको बहुत बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट प्रवाहित होती है उसको कंट्रोल करती है। ये कंट्रोल करने का काम इसी भाई साहब का है। और फिर इसके अलावा देखिए, अगर अचानक से बैक EMF दोस्तों अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा, आपकी मोटर दोस्तों जल करके धुआं हो जाएगा, है ना। यानी कि करंट को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है और आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है, आर का जो मान है, वो बहुत कम होता है, 1 ओम से भी कम होता है। इसलिए वो वाइंडिंग को क्या कर देगा, जला देगा। तो जलाने से कौन बचाता है, आपका काउंटर EMF ही बचाता है। निम्नलिखित में से किस जनरेटर में निम्न विभव विनियमन होता है। यानी कि आपसे क्या बोला गया है कि वोल्टेज रेगुलेशन। बस आप पॉइंटों को पकड़ते चलना माय डियर, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये होता है शंट जनरेटर में। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो आंसर दिया था बोर्ड ने, सीरीज जनरेटर इसका आंसर दिया था। आप दोस्तों वहां पर क्या लगा सकते थे, ऑब्जेक्शन दिल खोलकर लगा सकते थे। शंट जनरेटर इसका क्या
शंट जनरेटर में क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम होता है। देखिए हर जनरेटर हो या हर मोटर हो दोस्तों, कुछ न कुछ उसमें क्या होती है, खास बात होती है, और इसकी दोस्तों यही बात इस जनरेटर को खास बनाती है। उस ट्रांसफॉर्मर का जो फेरा अनुपात है वो कैसा होगा, जो 1500 वोल्ट से 30 वोल्ट का रूपांतरण करता है, यानी कि स्टेप डाउन कर रहा है। 1500 वोल्टेज को क्या कर रहा है, 30 वोल्टेज में यानी कि कम कर दे रहा है। तो देखिएगा ये है आपका 1500 वोल्टेज अनुपात है, ये है आपका 30 वोल्ट। देखिए ये 30 दोस्तों काट देगा 150 को कितने बार में, 5 बार में, है ना, कितने बार में, 5 बार में। 1 0 अभी भी रह रहा है तो क्या बन जाएगा है, 50:1 बन जाएगा। और यही दोस्तों आपका आंसर भी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। ट्रांसफॉर्मर हो, जनरेटर हो, मोटर हो, आपके दोस्तों ये आपकी तैयारी करने का नहीं, ये रीढ़ की हड्डी है दोस्तों। इसको जब तक आप समझेंगे ना, तैयारी करने में दोस्तों मजा नहीं आएगा। इसलिए आप इन चीजों को समझिए। निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज से संबंधित जो विशेषता है ना वो नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट ये है। क्योंकि एक मेल्टिंग पॉइंट तक दोस्तों जब तक करंट है ना, जो करंट हाई दोस्तों प्रवाहित होने लगता है किसी सर्किट में, करंट हाई प्रवाहित होने का मतलब क्या है, हीट से मतलब है ना। और जब हीट अधिक होगा तो वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। मेल्टिंग पॉइंट है, कंडक्टिविटी है, हम अच्छे से अच्छे कंडक्टर का यूज करते हैं ताकि कंडक्टिविटी प्रॉपर हो। रेटिंग भी है दोस्तों, अगर कोई सर्किट है उसमें मान लीजिए 5 एम्पियर फुल लोड की कंडीशन में करंट प्रवाहित होती है, उस 5 एम्पियर का 1.5 एम्पियर रेटिंग वाला आपको, यानी कि 1.5 अधिक करंट रेटिंग का वहां पर फ्यूज लगाया जाता है। और जो वोल्टेज है दोस्तों यही इससे कोई मैटर नहीं रखता है, ऑप्शन नंबर डी, इससे कोई मतलब नहीं है वोल्टेज से। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है इसको मैं किस फेज में लगाया जाता है, तो सबसे पहले आपका जवाब आएगा लाइव वायर। ये दोस्तों सभी को पता है लाइव वायर, लेकिन मैं कह दूं कि किस रूल में, किस एक्ट में ये बात कही गई है, तो लिखिएगा दोस्तों जो आपका भारतीय विद्युत नियम है ना, भारतीय विद्युत का जो नियम बनाया गया है 1956 वाला नियम, इसी में दोस्तों एक एक्ट तैयार किया गया है। एक्ट नंबर कौन सा है, 31। ये क्या कहता है कि अगर कोई उपभोक्ता, सुनना, अगर कोई उपभोक्ता कोई आर फेज की वायर लाता है ना, और कोई वाई फेज की इस प्रकार से वायर लाता है, और कोई पी फेज की यानी कि 3 फेज की सप्लाई लाता है, तो उसको क्या करना है कि हर फेज में इस प्रकार से प्यार से एक फ्यूज को लगाना है। यानी कि फ्यूज हमेशा दोस्तों किस पे लगा होना चाहिए, ये हमेशा लगा होना चाहिए लाइव तार में। किसमें, लाइव तार में लगा होना चाहिए। ये किस एक्ट में कहा गया है, ये एक्ट नंबर 31 में कहा गया है। आर फेज, वाई फेज और बी फेज, है ना। चाहे सिंगल फेज हो तो भी आप लाइव तार में ही फ्यूज को लगाएंगे, यानी कि कटआउट को लगाएंगे। लेकिन जो एक्ट 32 है, लिखिएगा जो एक्ट नंबर 32 है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपका फेज वायर होता है ना, उस फेज वायर में ही स्विच को लगाना चाहिए, न्यूट्रल में स्विच को कभी नहीं लगाना चाहिए, है ना। कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनको मतलब है दोस्तों कि हमारा सर्किट ऑन ऑफ हो जाए, बस चाहे हम स्विच को फेज में लगा दें या न्यूट्रल में लगा दें। दोस्तों ये जो नियम बनाए गए ना, इनके खिलाफ हमें काम नहीं करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, 92 नंबर का, कांस्टेंट गति ऑपरेशन के लिए, है ना, कांस्टेंट गति ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के मोटर को उद्देशित की जाती है ना। ये तुल्यकालिक मशीन है, लेकिन हर मशीन की कोई ना कोई कमजोरी भी होती है दोस्तों। अभी इसकी कमजोरी क्या है, नो सेल्फ स्टार्ट। इसकी कमजोरी क्या है, नो सेल्फ स्टार्ट। ये दोस्तों सेल्फ स्टार्ट नहीं है 3 फेज की सप्लाई देने के बावजूद भी। और जो सर्वो मोटर होती है ना, ये किस प्रकार की मोटर है, ये 2 फेज प्रकार की मोटर है ना। सुनिए, अगर ऑप्शन में दोस्तों ये दे देना कि एक ऐसा मोटर है जिसका नाम सर्वो मोटर है, अगर किसी वस्तु को हमें अगर 60 डिग्री एंगल पर क्या कराना है, घुमाना है, तो किस मोटर का यूज करेंगे, तो बिल्कुल प्यार से आंसर देना, सर्वो मोटर ही वो मोटर है। देखिए सामान्य मोटर दोस्तों जहां पर लगते हैं ना, वहां पर सर्वो मोटर को नहीं लगाया जाता है। श्राव्य जो मोटर होती है ना, इस मोटर को कहां पर काम में लेते हैं, सुनना,
जो आपकी स्रागे मोटर है दोस्तों, इसको हम काम कहां पर लेते हैं, जो कागज की पैकेजिंग की जाती है, नोट कीजिएगा, जो कागज की पैकेजिंग की जाती है ना, पैकेजिंग वहीं पर किया जाता है, इसका यूज है ना, कागज पैकेजिंग, कागज पैकेजिंग में इसका यूज करते हैं। अगर ये ऑप्शन में रहे तब तो ठीक है, अगर ऑप्शन में ये ना रहे तब दोस्तों इसका यूज किया जाता है होजरी फिटिंग में। कहां पर दोस्तों, होजरी फिटिंग में। आपको पता है ना होजरी फिटिंग किसको कहते हैं, तो होजरी फिटिंग हो या फिर वो आपका कागज पैकेजिंग स्रागे मोटर का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। 92 नंबर ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श दिष्टकारी के लिए टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन, टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन THD का मान कितना होना चाहिए। कुछ भी हो दोस्तों, आदर्श युक्ति हो, आदर्श मशीन हो, कुछ भी हो, उसमें दोस्तों ओके रिपोर्ट होता है, यानी कि 0 होता है, हर कुछ उसमें 0 होता है। तो आंसर इसका भी होगा 0। देखिए, जो रेक्टिफायर होता है ना प्यारे दोस्तों, उस रेक्टिफायर का क्या काम होता है, ये बस दोस्तों AC को DC में कन्वर्ट करती है, यही रेक्टिफायर का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये आदर्श रेक्टिफायर है, AC को क्या करेगा, DC में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि हम इस सिग्नल का अगर इसको सप्लाई देंगे तो ये इस प्रकार का ये सिग्नल हमें दे देगा। तो देखिए, जो हमें आउटपुट में ये DC वाला सिग्नल मिला है ना दोस्तों, इस सिग्नल में हार्मोनिक्स नहीं होना चाहिए, हार्मोनिक्स मुक्त हमें आउटपुट में पावर चाहिए, वही कहलाता है THD। THD क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो आदर्श नाम है ना दोस्तों, ये केवल जुबान तक ही है, बाकी दुनिया में प्रैक्टिकल चीज चलता है ना, आपको पता है। सैद्धांतिक रूप से दोस्तों बस 10 से 20% चलती है, बाकी सब प्रैक्टिकली है, सब कुछ प्रैक्टिकली है। तो प्रैक्टिकल रूप से ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आदर्श कहने का मतलब है, कहना है इनको, तो हम आंसर भी दोस्तों उसी के अनुसार दे रहे हैं। लेकिन जो THD है, इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, तो जो वर्ग माध्य मूल होता है ना, जिसको हम RMS मान कहते हैं, तो RMS के द्वारा इसको परिभाषित किया जाता है। ये दोस्तों आपके लिए एक नया क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का, कि केबलों पर चालकों का इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है, ये संचालित विभव पर करती है। देखिए, जो आपका चालक होता है ना, उसको जो कंडक्टर होता है वो करंट पर निर्भर करता है, और जो केबल का इंसुलेशन होता है वो वोल्टेज पर निर्भर करता है। बड़ा ही इजी आंसर था, इसमें दोस्तों आपको कोई भी समझने वाली कुछ ज्यादा चीज है नहीं। ज्वारी एनर्जी को वैद्युत में अगर रूपांतरित करने के लिए प्रयोग की जाने वाले सिस्टम को अगर जानना है, तो वो सिस्टम कहलाती है आपकी कौन सी, बांध सिस्टम, यानी कि वो डैम सिस्टम कहलाती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जो डैम है ना दोस्तों, सुनना, जो आपका टाइडल पावर प्लांट है, ये हमेशा सागरों के किनारे, समुद्री इलाकों के किनारे एक डैम तैयार किया जाता है, और वहां पर हमें ज्वारी एनर्जी मिलती है। ज्वारी एनर्जी के माध्यम से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। तो ज्वारी एनर्जी हमें कहां से मिलेगी, ये समुद्र से मिलेगी। और समुद्र में ज्वारी एनर्जी कहां से आती है दोस्तों, जो खगोलीय पिंड होते हैं ना, वो गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण बल के द्वारा उत्पन्न करते हैं समुद्र में एक ज्वारी एनर्जी। उसी ज्वारी एनर्जी से दोस्तों हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर स्टोर कर लेते हैं। देखिए, इसके द्वारा ना दोस्तों, इसके द्वारा कुछ काम थोड़ी चलता है, ये बहुत ही कम दोस्तों ये बिजली का उत्पादन करते हैं, बस नाम मात्र के लिए है। नीचे देखिए आकृति में सोर्स की पहचान करिए, है ना। जो सोर्स है, ये वाली सोर्स जो आपको दिखाई दे, इसकी पहचान करिए। यहाँ पर लिखा है RIX। देखिए, जो IX है ना, ये क्या कह रहा है कि ये करंट कंट्रोल है। ये क्या है, करंट कंट्रोल है, यानी कि है तो वोल्टेज का सोर्स कैसा है, वोल्टेज वाली है, यानी कि वोल्टेज सोर्स है। लेकिन इस वोल्टेज सोर्स को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो हम करंट के द्वारा कंट्रोल करेंगे। अगर यहीं पर दोस्तों VX लिखा होता तो क्या हो जाता, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, VDVS हो जाता। देखिए, जो सोर्स है ना, अलग अलग प्रकार के सोर्स है दोस्तों, बहुत सारे प्रकार के सोर्स होते हैं। एक रेंगने वाली डायनोमोमीटर टाइप किस प्रकार के अवमंदक प्रयुक्त होता है, ये दोस्तों देखना। जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर एयर फ्रिक्शन। सुनना,
रेंगने वाली डायनोमोमीटर क्या है? चल कुंडली। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग भाषा से क्वेश्चन आते हैं, सभी भाषाओं को आपको सीखना ही होगा। रेंगने वाली डायनोमीटर का किस प्रकार का अवमंदक होता है? ये एयर फ्रिक्शन। देखिए क्या होता है दोस्तों, ये मान लीजिए ये एक स्केल है, ये क्या है? ये एक स्केल है, इस प्रकार से एक लीनियर स्केल है और इस स्केल में एक पॉइंटर भी होगा, है ना। मान लीजिए ये क्या है? एक पॉइंटर है ना। इसको हमें, इस पॉइंटर को हमें कंट्रोल करना है तो नीचे दोस्तों एक लटका रहता है इसको कंट्रोल करने वाली। देखिए जब पॉइंटर आगे की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, तो ये जो है ना दोस्तों, ये इधर आएगी, है ना। ये क्या होगी? इधर आएगी। तो ये जो पॉइंटर है ना, ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है। इस वाइब्रेशन को हमें दोस्तों क्या करना है? एयर इधर से लगाना है। आप क्या करते हैं, जब आप ट्रेवल करते हैं बाइक से रोड पर, तो देखिए अगर आपके सामने से हवा आ रही है और आप हवा के विपरीत जा रहे हैं, उधर आप जा रहे हैं, हवा आपके सामने से आ रही है, तो वो हवा आपको क्या करेगी? रोकने की कोशिश करेगी। वही प्रिंसिपल दोस्तों यहां पर भी लगता है, यानी कि एयर घर्षण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इस पॉइंटर का जो वाइब्रेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मशीन के लिए शून्य लोड प्रचालन? सुनना प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मशीन के लिए शून्य लोड प्रचालन अनुमति नहीं दी जाती है? दोस्तों बड़ा ही पुराना क्वेश्चन है ना। आपके लिए दोस्तों इस क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है, आप इसका आंसर तुरंत कर सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर, एक ऐसा मोटर जिसको कभी भी दोस्तों सलाह नहीं दिया जाता कि आप नो लोड पर स्टार्ट करें, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना दोस्तों, बहुत अधिक होता है। यानी कि शुरुआत में ही उस टॉर्क को आप यूज नहीं करेंगे ना, वो टॉर्क मोटर के अंदर दोस्तों जो सॉफ्ट आर्मेचर जो भी लगा है उस सबको दोस्तों तोड़ ताड़ के बाहर निकाल देंगे। इतना अंदर इसके दोस्तों जबरदस्त क्या होता है? टॉर्क इसके अंदर होता है। और ट्रेन में दोस्तों ट्रैक्शन कार में इसका यूज किया जाता है। अब सुनना, इसका ये कमी था दोस्तों, क्या था? इसकी एक कमी और ये खूबियत है कि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होती है, ये खूबियत है। और कमी दोस्तों क्या है कि इसको शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं किया जा सकता। और डीसी शंट मोटर क्या है? इसकी तो कमी है दोस्तों कि स्टार्टिंग टॉर्क कम होती है, लेकिन इसकी भी एक खास बात है कि इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही बेटर माना जाता है। इस मोटर का वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छा है, सॉरी स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है। जब कोई सेमीकंडक्टर पूर्णतः डोपित होती है तो किस मान में वृद्धि करती है? ये सुचालकता में वृद्धि करती है माय डियर, है ना। यानी कि इसमें अशुद्धि जितना मिलाएंगे, सुचालकता जो है ना वो उतना ही अधिक हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? लो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सेंचुरी हम क्रॉस कर चुके है ना, 101 यानी कि 101 नंबर क्वेश्चन पे हम खड़े हैं। एक सिंक्रोनस मोटर निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्टेप में खींचने में विफल होगी? अत्यधिक लोड में, ओवरलोड में दोस्तों, जैसे ही मोटर में ओवरलोड होगा वैसे ही क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टेप खींचने में विफल हो जाएगी। सिंक्रोनस मोटर की दोस्तों कई सारी कमियां हैं, मैं गिनाऊं दोस्तों तो बहुत सारी कमियां हैं। एक तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, दूसरा अगर अचानक से 5 से 10% लोड अगर आप इसमें परिवर्तन कर देते हैं ना तो दोस्तों क्या करता है? ये तुरंत मोटर खड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी इसकी कमी है। लो विभव सिस्टम हेतु सामान्य रूप से पसंद किया जाने वाला संरक्षक क्या है दोस्तों? आपका क्या कराता है? ये फ्यूज है। सुनना, मैं इसी में लिखा था दोस्तों, जो आपका एक्ट है ना वो एक्ट 31 इसमें काम करता है, और स्विच में जो एक्ट है ना ये कौन सी एक्ट काम करेगा? एक्ट नंबर 32 काम करेगा। यानी कि एक्ट दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है, शायद दोस्तों बहुत कम विद्यार्थियों को ये पता भी होगा। निम्नलिखित में से क्या डीसी मशीन में अतितापन का मुख्य कारण होता है? ये दोस्तों अगर देखिए आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी करने के बाद जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो आप मेंटेनेंस के तौर पे ही वहां पर काम करेंगे, है ना। तो मेंटेनेंस के रूप में आपको जानना बड़ा जरूरी है कि डीसी मशीन में अति तापन का मतलब है कि ओवर हीटिंग का कारण क्या है? तो ये दोस्तों ओवरलोडिंग ही इसका कारण है। ओवरलोड अगर होगा तो हाई करंट बहेगा आर्मेचर से। हाई करंट दोस्तों क्या करता है? हाई करंट में आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में टकराने लगते हैं तो हीट उत्पन्न होता है, और वही हीट क्या करेगा? इसका कारण बन जाएगा ओवर हीटिंग का। क्वेश्चन नंबर 104 है,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 104, वोल्टेज सर्ज जो ट्रांसमिशन लाइन में यात्रा करता है, शुरू में इसमें प्रवेश करता है, सबसे पहले वो बिजली बंदी में प्रवेश करेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप एग्जाम में इस ऑप्शन को इंग्लिश साइड से नहीं देखेंगे ना तो पूरी तरह से कंफ्यूज होने का चांस है। देखिए, लाइटिंग का मतलब होता है बिजली अरेस्टर। जिस प्रकार से दोस्तों पुलिस अरेस्ट करती है ना, अरेस्ट करने का मतलब क्या होता है, बंद करना, तो वहां पर भी अरेस्टर का मतलब बंदी और लाइटिंग का मतलब बिजली है। यानी कि कितना दोस्तों हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, इतना हिंदी जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से लैंप में वोल्टता, किस लैंप में वोल्टता के उतार चढ़ाव का प्रकाश के उत्पादन पर तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इनकेंडिसेंट लैंप कहलाती है। दोस्तों 10 रुपया का मिलता है, बहुत कम लाइफ टाइम होती है, थोड़ा भी वोल्टेज अप डाउन हुआ तुरंत फ्यूज हो जाती है। इसकी क्या है, ये सबसे बड़ी कमी है इनकेंडिसेंट लैंप। बाकी हैलोजन हो, सोडियम हो, नियोन हो, बाकी सब मस्त लैंप है, बेटर लैंप है और महंगे भी ये मिलते हैं। तो ये रहा दोस्तों पूरे 105 नंबर तक क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चनों को हम अगले एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। कंटेंट दोस्तों जितना मैं तैयार किया था आपके नोटबुक तक शिद्दत से दे दिया। बाकी दोस्तों अब आपकी जो जिम्मेदारी है ना, वो जिम्मेदारी दोस्तों आप भी निभाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों शेयर करिएगा। देखिए जो 10 मार्च वाली क्लास है, फिर मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ आप इस क्लास को जरूर देखना, बहुत मजा आएगा यार। इतना कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंचाए हो ना। अगर आप रेगुलर इस चैनल पे आते होंगे, रेगुलर क्लास को लेते होंगे, तो ये दोस्तों शायद आपको पता होगा कि कंटेंट में हमारे क्लास में दोस्तों कंटेंट की कोई कमी रहता ही नहीं है। हमेशा दोस्तों कंटेंट अधिक से अधिक पहुंचता है। तो ये रहे दोस्तों टोटल 105 नंबर तक क्वेश्चन। चलिए दोस्तों दोबारा आइएगा लौट कर, हम आपके लिए बेहतर कंटेंट के साथ फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।